हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम डिजिटल बैंकिंग के मॉड्यूल डी में चैप्टर 9 का पार्ट 4 करेंगे। तो ये चैप्टर है आपका फ्रेंड्स पेमेंट सिस्टम्स के बारे में, और हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी देख लिए हैं। और इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं यूपीआई और भीम के बारे में, उनके लिमिट्स के बारे में। चैप्टर नंबर 9 आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिजिटल बैंकिंग में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितने भी पेमेंट सिस्टम हैं, नेफ्ट, आरटीजीएस, भीम, यूपीआई, भारत क्यूआर, नेशनल फाइनेंशियल स्विच हो गया आपका, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं इसी में आती हैं। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। तो अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स यूपीआई की। अभी कुछ समय पहले तक बात करें तो यूपीआई इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता था, लेकिन पिछले कई मतलब 4-5 सालों में काफ़ी यूपीआई ने काफ़ी ग्रो किया है। अभी गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से पेमेंट करना, भीम से पेमेंट करना, मतलब हम यूपीआई की आदत हमें पड़ने लगी है, क्यूआर कोड की आदत पड़ने लगी है। अभी करंट टाइम पे हम लोग जो है, यहाँ तक कि अगर आप सब्जी वाले की दुकान पर भी जाएँ तो शायद वहाँ पर आपको क्यूआर कोड मिल जाए, जिस पर आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो डिजिटलाइजेशन काफ़ी आगे बढ़ा है, और उसी का इफेक्ट है कि अब हम यूपीआई के बारे में अवेयर हो चुके हैं और यूज भी करना शुरू कर दिया है। तो व्हाट इज यूपीआई, अगर हम बात करें कि यूपीआई क्या होता है, तो पहला तो यही होता है फ्रेंड्स, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ध्यान रखेंगे, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI, Unified Payment Interface, is an instant payment system developed by NPCI, National Payment Corporation of India, and RBI regulated entity। तो UPI क्या होता है? यूपीआई तुरंत इंस्टेंट पेमेंट करने का एक सिस्टम है, जिसे डेवलप किया है किसने? एनपीसीआई ने डेवलप किया है, और ये आरबीआई की एक एंटिटी है, या आरबीआई की एक सब्सिडरी है, ऐसे कह सकते हैं, है ना। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई हो गया, ठीक है। उसके बाद में यूपीआई इज बिल्ड ओवर आईएमपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ध्यान रखिएगा कि यूपीआई किस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके काम करता है? आईएमपीएस वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को ही यूज कर लेता है। ओके, जैसे मतलब जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके आईएमपीएस की जाती है ब्रांचेज में या मोबाइल से, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके यूपीआई भी काम करता है। तो यूपीआई इज बिल्ट ओवर आईएमपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अलाउ यू टू इंस्टेंटली ट्रांसफर मनी बिटवीन एनी टू पार्टीज बैंक अकाउंट। किन्हीं भी दो पार्टियों के बैंक अकाउंट के बीच में पैसा अगर आपको ट्रांसफर करना है तो वो अलाउ करता है कौन? यूपीआई। और यूपीआई किस इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है? आईएमपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है। अब कई बार ये मैं आपको एमसीक्यू के फॉर्म में थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा, थोड़ा थ्योरेटिकल भी रहेगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, व्हाट इज एन यूपीआई पिन। यूपीआई पिन क्या होता है? तो जैसे नॉर्मली पिन होती है, पिन का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। यूपीआई की जो पिन होती है फ्रेंड्स, वो 4 डिजिट की भी हो सकती है या 6 डिजिट की हो सकती है। ये जो मेरा बनाने का यहाँ मतलब इस क्वेश्चन को रखने का पर्पज था वो यही था कि कई बार ये पूछ लेते हैं कि यूपीआई की पिन जो है कितने डिजिट की होती है। तो ध्यान रखिएगा, 4 डिजिट या 6 डिजिट की होती है। दूसरी बात, ये न्यूमेरिक होती है, मतलब 1 2 3 4 जो न्यूमेरिक नंबर्स होती हैं उस पर बेस्ड होता है। ABCD नहीं यूज होता है किसी भी यूपीआई पिन में। अभी तक आपने कभी ABCD नहीं डाला होगा। आप हमेशा जो भी 8 2 3 4 जो भी आपका यूपीआई पिन हो, ठीक है, उसे यूज करते हैं। कई लोग 1 2 3 4 यूज करते हैं, कई लोग 4 3 2 1 यूज करते हैं। तो ये यूपीआई पिन जो होती है, या तो 4 डिजिट की होती है या फिर 6 डिजिट की होती है, और ये न्यूमेरिक बेस्ड होती है। इसमें अल्फा यूज नहीं होता है, लेटर यूज नहीं होते हैं। ये बात ध्यान रख करके चलेंगे। जब भी आप पहली बार अपने यूपीआई का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस दौरान ही आप इस पिन को सेट करते हैं। 4 डिजिट का हो सकता है या 6 डिजिट का ये हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स, यूपीआई क्या होता है। यूपीआई का पहली बात फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। इसे यूपीआई को डेवलप किसने किया था, अगर आपसे पूछा जाए तो इसे एनपीसीआई ने डेवलप किया था। एनपीसीआई को गवर्न कौन करता है? इसे एनपीसीआई को आरबीआई गवर्न करता है, ठीक है। उसके बाद में यूपीआई जो है किस इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करता है? तो आईएमपीएस के इंफ्रास्ट्रक्चर को ही यूज करके यूपीआई काम करता है, और ये आपको अलाउ करता है किन्हीं भी दो पार्टीज के बीच में पैसा ट्रांसफर करने के लिए इंस्टेंटली। फिर बात करेंगे यूपीआई पिन के बारे में। यूपीआई तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो गया। पिन का मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। यूपीआई का पिन जो होता है वो 4 डिजिट का हो सकता है या 6 डिजिट का हो सकता है। कहीं कहीं 4 डिजिट है, कहीं कहीं 6 डिजिट है, लेकिन ये डिजिट का होता है। इसमें नंबर्स यूज होते हैं, 4 डिजिट के या 6 डिजिट के नंबर यूज होते हैं, जैसे 3 4 5 6 7 8 ऐसा नंबर यूज होगा। कभी भी A 2 3 4 B ऐसा नंबर, ऐसा मतलब अल्फा न्यूमेरिक नहीं यूज होता है। ध्यान रख करके चलेंगे। उसके बाद में an organization or a bank will have their own application in their system where a person can register, get a virtual payment address like ashok@upi या
999@paytm etc and get a wallet with the provider। तो हर एक, चाहे कोई बैंक हो चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उनका अपना खुद का जो है एप्लीकेशन होता है यूपीआई के लिए। तो उनका अपना खुद का एप्लीकेशन होता है यूपीआई के लिए, मतलब कहने का हर एक बैंक अपना खुद का ऐप डेवलप करता है जो यूपीआई के पर्पज से यूज होता है। उसमें कोई भी कस्टमर या कोई भी पर्सन अपना रजिस्टर अगर करता है तो उसको एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस वीपीए मिलता है। ध्यान रख करके चलेंगे, वीपीए का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। तो उसको एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस मिलता है, जैसे ashok@UPI या ये वाला एड्रेस मिल जाएगा। और साथ ही साथ उसको वॉलेट भी मिल जाता है। पहले स्टार्टिंग में वॉलेट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जोर पर था, अभी करंटली लोग वॉलेट नहीं यूज करते हैं, बल्कि हम डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से ही पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। अब जैसे ये यूपीआई का जो आईडी मैंने आपको बताया ashok@UPI, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो यहाँ पर मैंने बताया ashok@UPI, इसका फ़ायदा क्या होता है फ्रेंड्स, आपको किसी को अपना अकाउंट नंबर बताने की ज़रूरत नहीं है, आईएफएससी कोड बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने अपना यूपीआई आईडी अगर अपने दोस्त को बता दिया तो उसने उससे पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। अब केवल ashok@UPI से आप क्या बात अंदाज़ा लगा लेंगे, मुझे बताइए। ना आपको मेरा अकाउंट नंबर पता चला, ना आपको मेरा मोबाइल नंबर पता चला, ना कौन सी ब्रांच में खाता है। तो अगर मेरी कोई डेटा ही नहीं आपके पास गया, सिर्फ एक वर्चुअल आईडी के, तो सिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। This organization will make its application available on mobile mostly by an app. Fintech and banks all are doing it। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर होगी तो वो एक ऐप बना करके आपको एप्लीकेशन अवेलेबल करवाएगी यूपीआई यूज करने के लिए। जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं या जो बैंक्स हैं वो सभी ये काम कर रहे हैं। फिनटेक जैसे गूगल आपका हो गया, पेटीएम वगैरह हो गए, है ना, ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो कंपनियां हैं। जैसे गूगल ने अपना ऐप बनाया है, गूगल पे बनाया हुआ है, फ़ोनपे ने फ़ोनपे बनाया हुआ है, पेटीएम ने अपना पेटीएम ऐप बनाया हुआ है ना। उसी तरीके से हर एक बैंक का भी अपना यूपीआई ऐप होगा। आप जिस बैंक में काम करते हैं वहाँ पर भी आपका खुद का अपना यूपीआई ऐप होगा। ओके, एन इंडिविजुअल विल डाउनलोड द ऐप लाइक से फ़ोनपे, मोबीक्विक, गूगल पे, पेटीएम ईटीसी टू यूज यूपीआई। तो इंडिविजुअल किसी भी व्यक्ति को अगर उसे जो है यूपीआई यूज करना है तो क्या करेगा, वो उन ऐप को डाउनलोड करेगा जिससे वो पेमेंट कर सके। फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम और मोबीक्विक, ये सब एग्जाम्पल हो गए यूपीआई ऐप के। This part of software will have customer credential, take remittance request, store the registered pay and take remittance instruction, form payment request, message for NPCI who host the यूपीआई। ठीक है, तो इसमें अब एक बार आपने रजिस्टर कर दिया तो उसमें कस्टमर के जो क्रेडेंशियल्स हैं, कस्टमर के जो भी क्रेडेंशियल्स होते हैं वो सब जो है उसमें स्टोर कर लिए जाते हैं। आपसे कोई भी पैसा ट्रांसफ़र करना है, रिमिटेंस करना है तो उसकी रिक्वेस्ट को लेता है, रजिस्टर्ड पेई की डिटेल स्टोर करता है। अगर मान लीजिए एक बार किसी को आपने पेमेंट की तो उसकी डिटेल को स्टोर कर लेगा, अगली बार पेमेंट करते समय आपको फिर से डिटेल्स भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपसे रिमिटेंस के इंस्ट्रक्शंस लेता है वो ऐप, है ना, कि 500 रुपये ट्रांसफ़र करने, 1000 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं। फॉर्म पेमेंट रिक्वेस्ट मैसेज, फिर वो 500 रुपये अगर ट्रांसफ़र करने हैं तो रिक्वेस्ट आपके पास आई तो वो क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट मैसेज बनाएगा जिसको वो एनपीसीआई को भेज देता है, क्योंकि एनपीसीआई ही यूपीआई को होस्ट करता है ना। अभी हमने बात की थी कि यूपीआई को डेवलप किसने किया है, एनपीसीआई ने। किस इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करता है, तो आईएमपीएस वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूपीआई काम करता है। अभी आईएमपीएस की लिमिट क्या है, तो 5 लाख रुपए हो गई है। ठीक है, है ना, 5 लाख रुपए हो गई है। The proposed pay detail are registered with the bank, account number, name, IFSC code one time and can be shown only by name thereafter, so customer does not need to remember the detail। तो जिस भी पेई को आपको पैसा भेजना होता है उसकी डिटेल को अगर आप चाहें, उसका बैंक अकाउंट नंबर, नाम, आईएफएससी कोड एक बार आपको स्टोर करना होता है ऐप में। ठीक है, और एक बार आपने उसमें स्टोर कर लिया तो उसका नाम, सिर्फ नाम से आप उसको ढूंढ सकते हैं, आपको सारी डिटेल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका कोई दोस्त है, मान लीजिए राजेश है, तो एक बार आपने राजेश की सारी डिटेल, उसका नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, है ना, सारा कुछ भर दिया, तो अगली बार आपको बस केवल राजेश नाम सर्च करना होगा, वहाँ पर आपको डिटेल दिख जाएगी। तो ये भी एक बेनिफिट रहता है यूपीआई ऐप का। नाउ व्हेन अ कस्टमर गोज इनटू हिज ऐप ऑन हिज मोबाइल, फिल मनी अमाउंट, सेलेक्ट पे एंड क्लिक द टू सेंड द रिमिटेंस। तो अब इसमें अगर आपको पैसा भेजना है, एक बार आपने डिटेल सेव कर रखी है तो अपने मोबाइल में ऐप को खोलिए, जिस पेई को पैसा भेजना है, जैसे राजेश को पैसा भेजना है, राजेश को सेलेक्ट करिए, रिमिटेंस पर क्लिक करिए, जितना अमाउंट डालना है डालिए और पैसा चला जाता है, पैसा आसानी से वहाँ से चला जाता है। दिस गोज टू द ऐप प्रोवाइडर हु चेक्स वॉलेट बैलेंस। अब एक बार आपने डाला कि हाँ राजेश को 500 रुपये भेजने हैं, तो वो क्या करेगा, ऐप प्रोवाइडर के पास जाएगा, मान लीजिए जो है गूगल पे के पास गया, तो गूगल पे क्या करेगा,
वो चेक करेगा कि क्या आपके वो गूगल पे वॉलेट में पैसे हैं। अगर पैसे नहीं हैं तो आपके अकाउंट को कनेक्ट करेगा, अकाउंट में चेक करेगा, अगर पैसे होंगे तो भेज देगा, अगर नहीं होंगे तो डिक्लाइन कर देगा, है ना। तो इफ़ ओके तो आपके खाते में अगर पैसे हैं, इफ़ नॉट ओके अगर पैसे खाते में नहीं हैं तो डिक्लाइन मैसेज आ जाएगा। और अगर पैसे खाते में हैं तो एक मैसेज क्रिएट करेगा और उसे सेंड कर देगा, किसको, यूपीआई को सेंड कर देगा थ्रू यूजुअल गेटवे ऑफ बैंक और एनपीसीआई, ठीक है। तो वो एक मैसेज बनाएगा और उसको एनपीसीआई को भेज देगा कि हाँ ये 500 रुपये आपको आगे फॉरवर्ड करने हैं। द एक्टिविटीज़ देयर आफ्टर इज सेम इन एनपीसीआई, मतलब आगे की एक्टिविटीज़ क्या रहेंगी, एक बार यहाँ से मैसेज चला गया तो एनपीसीआई के एंड पर काम वही सेम है। जो सेंडर का अकाउंट है उसे एनपीसीआई डेबिट करेगा और जो पेई का बैंक अकाउंट है उसे क्रेडिट कर देता है। ओके। अब जैसे बैंक है, बैंक में तो कस्टमर का खाता होता, मतलब बैंक में जो एनपीसीआई के साथ एक अकाउंट मेंटेन होता है, लेकिन फिनटेक को इसके लिए अकाउंट ओपन करना पड़ता है किसी न किसी बैंक के साथ। जैसे हमने बात की थी ना कि जो है आरबीआई जो है वो बनता है इसका सेटलमेंट अकाउंट के लिए, है ना, आईएमपीएस को सेटलमेंट के लिए आरबीआई में एक अकाउंट ओपन करवाना जरूरी हो जाता है। तो उसी तरीके से सभी फिनटेक जैसे गूगल है तो गूगल को अपना एक अकाउंट ओपन करवाना पड़ा होगा, क्योंकि सारे पैसे एनपीसीआई क्या करेगा, जो गूगल का अकाउंट है उसको डेबिट करेगा और जो है जो दूसरा बैंक है, मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा है तो बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में पैसा डालता है। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा की फर्दर जिम्मेदारी होती है कि वो पर्टिकुलर कस्टमर के खाते में पैसा डाले। नॉर्मली ये पूल अकाउंट में पैसा चला जाता है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो पूल अकाउंट होगा वहाँ पर पैसा जाता है। ओके, तो ये इस तरीके से पूरा काम करता है। पेई बैंक क्रेडिट पेई अकाउंट आर वॉलेट एंड कन्फर्म एनपीसीआई सेंड मैसेज टू रिमिटर एंड पेई। तो पेई बैंक की जिम्मेदारी होगी कि वो पेई के अकाउंट में, जिसके खाते में पैसा जाना है उसके खाते में पैसा डाले या उसके वॉलेट में पैसा डाले, और फिर एनपीसीआई को काम होता है कि वो एसएमएस भेज करके रिमिटर और पेई, जिसने पैसा भेजा है और जिसको पैसा मिला है, दोनों को एसएमएस से इन्फॉर्म करें। तो ये इंस्टेंटेनियस होता है, तुरंत का तुरंत होता है, आसान है, कन्वीनियंट है, लाइट वेट है, हल्का है, ज़्यादा परेशानी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस हैज़ गॉट ह्यूज रिस्पॉन्स इमीडिएटली आफ्टर लॉन्चिंग एंड ग्रोइंग। तो मतलब जो यूपीआई है उसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है और इसकी वजह से ये ग्रो भी काफ़ी तेज़ी से कर रहा है। तो ये हो गया फ्रेंड्स, यूपीआई के बारे में हमने यहाँ तक देख लिया था। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहती है यूपीआई यूज़ करना तो उसके लिए उसे ऐप बनाना पड़ेगा। जो फिनटेक कंपनियां हैं या जो बैंक हैं उन सब ने यूपीआई के लिए अपना ऐप बना रखा है। ऐप के एग्जांपल में गूगल पे, पेटीएम, मोबीक्विक, फ़ोनपे वगैरह हो सकते हैं। इसमें कस्टमर का सारा डिटेल भरा जाता है, उसका डेबिट कार्ड नंबर, है ना, डेबिट कार्ड नंबर, तब वो एम पिन सेट करते समय आपको डेबिट कार्ड की लास्ट की 6 डिजिट और ये सारी डिटेल देनी पड़ती है, अपना एम पिन बनाना पड़ता है। उसके बाद में जो भी डिटेल्स होती हैं पेई की वो स्टोर करता है ऐप, है ना। उसके बाद में आपसे इंस्ट्रक्शंस लेता है कि किसको पैसे भेजने हैं और फिर वो रिक्वेस्ट मैसेज बना करके एनपीसीआई को भेजता है। एक बार आपने पेई की डिटेल भर दी, किसको पैसा जाना है, अपने दोस्त की डिटेल उसमें भर दी एक बार, तो उसके बाद नाम से ही आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बार बार आपको डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी वो अपने ऐप में जाएगा आपका आपका कोई भी कस्टमर, तो वो उसमें किसको पैसे भेजने उसको सेलेक्ट करेगा, जितना अमाउंट भेजना है वो भरेगा और सेंड कर देगा, है ना। फिर उसके बाद में ये एक बार आपने पैसा भेज दिया कि हमें 500 रुपये राजेश को भेजने हैं, तो वो जो है ऐप जो है चेक करेगा कि मतलब आपके वॉलेट में, आपके अकाउंट में पैसा है। अगर पैसा नहीं है तो वो डिक्लाइन का मैसेज आ जाएगा कि पैसा भेजा नहीं जा सकता इनसफिशिएंट फंड की वजह से। और अगर आपके खाते में पैसा है, ओके है, तो आपको तो वो एक मैसेज क्रिएट करता है और इसे भेज देता है यूपीआई के पास में, क्योंकि यूपीआई किसके पास है, एनपीसीआई के पास है। तो एनपीसीआई के पास में ये डेटा चला जाता है गेटवे के थ्रू। उसके बाद में एनपीसीआई क्या करेगा, जिसने पैसा भेजा है, सेंडर का जो खाता है उसे डेबिट करेगा और जो पेई का खाता है उसको क्रेडिट कर देता है। अब इसके लिए बैंक जो होंगे उनको खाता खुलवाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनका खाता होता ही है आरबीआई के साथ में, लेकिन जो फिनटेक हैं उनको ओपन करवाना पड़ता है अकाउंट, ठीक है। पेई बैंक की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि एनपीसीआई क्या करता है, इसका गूगल का खाता डेबिट करेगा और उठा करके जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में डाल देगा। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा को किस कस्टमर के खाते में पैसा डालना है उसका काम बैंक ऑफ बड़ौदा को खुद करना होता है। तो वही कह रहा है कि पेई जो है अपना, पेई जो है पेई बैंक जो होता है जिसके खाते में पैसा जाना है, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे हो गया, उस जिस कस्टमर के खाते में पैसा जाना है उसके खाते में पैसा क्रेडिट कर देता है, उसके वॉलेट में पैसा क्रेडिट कर देता है और फिर जो है कंफर्म कर देता है। और सेंडर और जिसने पैसा भेजा है, जिसको पैसा मिला है, उन दोनों को एनपीसीआई की तरफ से मैसेज चला जाता है। ये काफ़ी तेज़ होता है, तुरंत का तुरंत होता है, कन्वीनियंट है लोगों के लिए और लाइट वेट है, हल्का है, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है इसमें। जैसे
अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो पहले आप जाइए बेनिफिशियरी ऐड करिए, फिर उसके बाद में OTP आएगा, कन्फर्म करिए, फिर उसके बाद में कई कई बैंकों में 24-24 घंटे लग जाते हैं उसको एक्टिवेट होने में, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा टीडियस प्रोसेस होती है। इसमें कुछ नहीं है, इमीडिएट बेसिस पर आप काम कर। तो इसी वजह से मतलब जो है लॉन्च के बाद से काफ़ी अच्छा जो है रिस्पांस मिला है यूपीआई को, और ये काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ी बहुत और बातें समझेंगे। यूपीआई और आईएमपीएस में डिफरेंस क्या होता है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे ना पूछा जाए, फिर भी मतलब थोड़ा सा देख लीजिए जो है। यूपीआई इज प्रोवाइडिंग एडिशनल बेनिफिट टू आईएमपीएस इन द फॉलोइंग वे, क्योंकि हमने कहा ना कि आईएमपीएस की टेक्नोलॉजी पर ही काम करता है। आईएमपीएस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसी को यूज करके यूपीआई की काम करता है। तो कैसे डिफरेंट है, तो एडिशनल बेनिफिट क्या है। प्रोवाइड फॉर P2P, फोन टू फोन पुल फंक्शनलिटी अवेलेबल होती है। थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं छोड़ दीजिए। सिंप्लीफाइड मर्चेंट पेमेंट होती है, मर्चेंट पेमेंट आसान होती है। सिंगल ऐप फॉर मनी ट्रांसफर होता है, और सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। तो 4 बेनिफिट हैं। एक तो जो है P2P, फोन टू फोन पुल फंक्शनलिटी अवेलेबल करवाता है। मर्चेंट को पेमेंट करना आसान होता है। अगर आपको याद हो ना, तो आईएमपीएस जो है इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जितना कि यूपीआई पॉपुलर है। कभी आपने आईएमपीएस से किसी के दुकानदार को पेमेंट की है? मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी की हो, लेकिन हमने यूपीआई से बहुत सारी पेमेंटें करी हुई हैं। तो मर्चेंट की पेमेंट आसान हो जाती है। मनी ट्रांसफ़र करने के लिए एक सिंगल ऐप की ज़रूरत होती है, और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी जो है 2FA, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिंगल क्लिक में इसमें हो जाता है। तो ये यूपीआई और आईएमपीएस में मेजर डिफरेंस हो गया। कुछ और छोटी छोटी बातें यहाँ पर समझ लेते हैं। क्या कस्टमर को जो है रजिस्टर करने की ज़रूरत होती है यूपीआई से फंड अगर उसे ट्रांसफ़र करना है तो यस यस, अगर आपको पैसे भेजने हैं तो रजिस्टर करना ज़रूरी है। अगर किसी सामने वाले को रिसीव करना है तो ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। यस, कस्टमर नीड टू रजिस्टर विथ हिज आर हर पीएसपी, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, बिफोर रिमिटिंग फंड्स यूजिंग यूपीआई एंड लिंक हिज अकाउंट। तो अगर आपको पैसे भेजने हैं तो आपको अपने पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के साथ रजिस्टर करना ज़रूरी होता है, और अपने अकाउंट को यूपीआई से लिंक करना ज़रूरी होता है। अगर पैसे रिसीव करने हैं फ्रेंड, तो उस केस में अगर अकाउंट नंबर प्लस आईएफएससी कोड से अगर आप पैसा लेना चाहते हैं तो फिर आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड आपके बैंक से सीधा होता है। लेकिन अगर आप वर्चुअल पेमेंट एड्रेस से लेना चाहते हैं तो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस अभी आपको मिलेगा जब आप यूपीआई रजिस्टर करेंगे। तो इस केस में पैसे रिसीव करने के लिए भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। तो अगर कोई कस्टमर पैसा भेजना चाहता है तो उसे यूपीआई से रजिस्टर करना ज़रूरी है, तो यस, उसको ज़रूरी हो जाता है कि वो पैसा भेजने से पहले अपने आप को रजिस्टर करें। सवाल ये है कि क्या हम एक से ज़्यादा अकाउंट जो है सेम वर्चुअल पेमेंट एड्रेस से जो है ऐड कर सकते हैं। मतलब कहने का, मान लीजिए जैसे अशोक @UPI जो हमारा वर्चुअल एड्रेस था मेरा, क्या उससे जो है एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट लिंक किए जा सकते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यस, सेवरल बैंक अकाउंट कैन बी लिंक टू सेम वर्चुअल पेमेंट एड्रेस डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनलिटी बीइंग मेड अवेलेबल बाय द रिस्पेक्टिव पीएसपी। तो ये छोड़ दीजिए, मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपसे क्वेश्चन पूछाता है कि क्या एक वर्चुअल एड्रेस से कई बैंक अकाउंट लिंक हो सकते हैं, आंसर विल बी यस। हाँ, लिंक किया जा सकता है एक वर्चुअल एड्रेस पे, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन जब वो पूछते हैं तो वहाँ पर जा करके दिमाग सोचने लगता है कि मतलब एक ही वर्चुअल एड्रेस पर अगर हम मल्टीपल अकाउंट वो दे देंगे अकाउंट नंबर, तो फिर किस खाते में पैसा जाएगा, क्या होगा। तो आप सोचोगे कि नहीं, मल्टीपल अकाउंट को एक वर्चुअल एड्रेस से ऐड नहीं किया सकता है। पर ध्यान रखिएगा, ये गलत है आपका सोचना। मल्टीपल बैंक अकाउंट को एक सिंगल वर्चुअल एड्रेस से ऐड किया जा सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट चैनल फॉर ट्रांसफरिंग फंड यूजिंग यूपीआई। तो अगर आपको यूपीआई से पैसा ट्रांसफर करना है तो किन किन तरीकों से कर सकते हैं। एक तो आप वर्चुअल आईडी जो मतलब वीपीए, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा, अकाउंट नंबर एफएससी कोड के थ्रू कर सकते हैं। तीसरा, आधार नंबर के थ्रू कर सकते हैं अगर आपको यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करने हैं। व्हाट इज द लिमिट फॉर फंड ट्रांसफर यूजिंग यूपीआई। यूपीआई को यूज करते हुए आप मैक्सिमम कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एट प्रेजेंट द अपर लिमिट पर यूपीआई ट्रांजेक्शन इज 1 लाख। पर डे की भी लिमिट 1 लाख है, और पर ट्रांजेक्शन की लिमिट भी इस समय 1 लाख रुपए ही है। विल आई बी एबल टू यूज यूपीआई अक्रॉस ऑल मोबाइल प्लेटफॉर्म। क्या मैं मतलब सभी मोबाइल प्लेटफॉर्म, चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे एंड्रॉयड हो, चाहे iOS हो, सभी जगहों पर यूज कर सकूँगा। तो ध्यान रखिएगा, यूपीआई करंटली जो है एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर ही अवेलेबल है, और कहीं पर अवेलेबल नहीं, सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, ठीक है। यानी कि आईफोन में अवेलेबल है, एंड्रॉयड में अवेलेबल है। कैन आई यूज मोर देन वन यूपीआई एप्लीकेशन ऑन द सेम मोबाइल इफ दे आर लिंक टू डिफरेंट बैंक अकाउंट। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या एक से ज़्यादा यूपीआई एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो है, क्या मैं गूगल पे भी यूज कर सकता हूँ और फ़ोन पे भी अपने मोबाइल पर यूज कर सकता हूँ, जबकि मेरा गूगल पे जो है लिंक हो, मान लेते हैं एचडीएफसी से, और जो है फ़ोन पे मेरा यूज लिंक्ड है बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट से। क्या ये पॉसिबल है। तो यस,
one can use more than one UPI application on same mobile and link both same as well as different account। तो दोनों को सेम अकाउंट से भी ऐड किया जा सकता है और डिफरेंट अकाउंट से भी ऐड किया जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा कि क्या आप जो है एक से ज़्यादा एप्लीकेशन, बल्कि ये पूछा गया था कितने यूपीआई एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोई लिमिट नहीं है फ्रेंड, 2 3 5 नहीं, आप गूगल पे भी डाल लीजिए, आप फ़ोन पे भी रख लीजिए, आप भीम रख लीजिए, किसी भी बैंक का, आईसीआई बैंक का भी जो है वो यूपीआई का ऐप रख लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी यूपीआई ऐप रख लीजिए। अगर वो फंक्शनलिटी देता है तो आप रख सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। चाहे वो सेम अकाउंट से लिंक्ड हो, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट से लिंक्ड हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यस वन कैन हैव मोर देन वन एप्लीकेशन ऑन सेम मोबाइल। ठीक है, सेम मोबाइल पर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन रख सकते हैं। अब वो हो सकता है कि सेम ही अकाउंट में, जैसे गूगल पे डाला और फ़ोन पे डाला और दोनों में सेम ही अकाउंट डले हुए हैं, ये पॉसिबल है। या गूगल पे दूसरा बैंक अकाउंट खुलता है और फ़ोन पे दूसरा अकाउंट खुलता है, तो वो भी पॉसिबल होता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये कुछ जो है छोटे छोटे FAQs थे जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला, अगर आपको पैसा रिमिट करना है तो क्या यूपीआई का रजिस्ट्रेशन मस्ट है? यस, पैसा अगर भेजना है तो यूपीआई के रजिस्ट्रेशन के बगैर आप नहीं भेज सकते हैं। क्या एक वर्चुअल एड्रेस पर एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट जो है ऐड किए जा सकते हैं? तो यस, एक वर्चुअल एड्रेस पर एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट ऐड किए जा सकते हैं। यूपीआई से पैसा भेजने के क्या क्या तरीके हैं? तो आप वर्चुअल एड्रेस से भेज सकते हैं, आप मोबाइल नंबर से भी भेज सकते हैं ना, इसमें लिखा नहीं है। आप वर्चुअल एड्रेस से भेज सकते हैं, आप मोबाइल नंबर से भेज सकते हैं, आप अकाउंट नंबर प्लस IFSC कोड से भेज सकते हैं, आप आधार नंबर से भी भेज सकते हैं। यूपीआई में फंड ट्रांसफर करने की पर ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है? क्या मैं एक बार में 1.5 लाख रुपए भेज सकता हूँ? नहीं भेज सकता, मैं एक बार में मैक्सिमम 1 लाख रुपए भेज सकता हूँ। क्या मैं पूरे दिन में 5 लाख रुपए भेजना चाहता हूँ अपने दोस्त को, भेज सकता हूँ? नहीं भेज सकते, आप 5 लाख रुपए अपने दोस्त को यूपीआई से एक दिन में नहीं भेज सकते, क्योंकि एक दिन की लिमिट 1 लाख रुपए है। आईएमपीएस से कितना भेज सकते हैं एक दिन में? तो एक दिन में 5 लाख रुपए आईएमपीएस से भेजा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में क्या यूपीआई सभी मोबाइल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है? नहीं, करंटली केवल एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर ही यूपीआई अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद में क्या मैं अपने मोबाइल पर एक से ज़्यादा यूपीआई एप्लीकेशन रख सकता हूँ? तो यस, आप एक से ज़्यादा मोबाइल एप्लीकेशन अपने जो है मोबाइल फ़ोन में रख सकते हैं, और वो जो एप्लीकेशन है वो एक ही अकाउंट से जुड़े हुए हो सकते हैं या डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। ठीक है, यूपीआई की लिमिट की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एक बार कर ही चुके हैं, फिर से कर लेते हैं। एट प्रेजेंट मैक्सिमम लिमिट पर ट्रांजैक्शन यूपीआई ट्रांजैक्शन इज 1 लाख। इस समय पर ट्रांजैक्शन की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1 लाख रुपए है पर अकाउंट पर डे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1 लाख रुपए पर अकाउंट पर डे होती है। पर ट्रांजैक्शन लिमिट 1 लाख है, पर डे लिमिट 1 लाख है। ठीक है, तो अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आंसर अगर आपसे पूछाता है कि यूपीआई में पर ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी है, 1 लाख, पर डे की लिमिट कितनी है, 1 लाख। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं आपके मोबाइल में सिर्फ गूगल पे है, ठीक है, एक ही ऐप है गूगल पे, और उस गूगल पे में आपका एक सेविंग अकाउंट ऐडेड है और एक मान लीजिए ओवरड्राफ्ट ओडी अकाउंट ऐडेड है। या मान लेते हैं आपके 2 सेविंग अकाउंट हैं और दोनों सेविंग अकाउंट आपके गूगल पे से ऐडेड हैं। तो अब आप बताओ कि आप दिन भर में मैक्सिमम कितना रुपए भेज सकेंगे, 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, बताइए। तो ध्यान रखिएगा, पर अकाउंट की लिमिट है 1 लाख रुपए, तो इस अकाउंट से भी दिन भर में मैक्सिमम 1 लाख भेज सकते हैं और इस अकाउंट से भी मैक्सिमम दिन भर में 1 लाख रुपए भेज सकते हैं। तो पूरे दिन में आप 2 लाख रुपए भेज सकते हैं। क्लियर हो गई बात, मैं जो यहाँ पर जो कहा। अब अगर मान लीजिए आपके गूगल पे से 3 अकाउंट लिंक हैं, तो हर एक अकाउंट में आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए भेज सकते हैं। तो टोटल पूरे दिन की लिमिट आपकी 3 लाख रुपए है। क्लियर हो जाता है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इस बात में। तो पर ट्रांजैक्शन लिमिट 1 लाख, एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा आप 10,000 भेज दीजिए, 20 भेज दीजिए, 30 भेज दीजिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए भेज पाएंगे। पूरे दिन में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए पर अकाउंट पर डे है, ध्यान रखेंगे, पर अकाउंट, हर अकाउंट पे एक दिन की लिमिट 1 लाख रुपए है। अगर आपके पास 10 खाते हैं तो 10 खातों से 1-1 लाख रुपए एक दिन में आप मैक्सिमम भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात फ्रेंड्स जो है यूपीआई लिमिट की। उसके बाद में ये बेसिक है, थोड़े बहुत और जो है कहीं-कहीं पर 2 लाख भी अलाउ है, कहीं पर 5 लाख अलाउ है। देख लेते हैं, थोड़ा-सा स्पेशल केस है। देयर आर सम यूज़ केसेस वेयर द ट्रांजैक्शन अमाउंट कैन बी अप टू 2 लाख पर ट्रांजैक्शन। एग्जांपल, इंश्योरेंस के लिए, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस के लिए, इन सब के लिए जो लिमिट है वो 2 लाख पर ट्रांजेक्शन होती है। ध्यान आपको बेसिकली यही रखना है फ्रेंड, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। थोड़ा सा ऐसे दिमाग में हल्का सा रख लीजिएगा केवल, कि कहीं-कहीं पर 2 लाख रुपए तक भी होता है अगर फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस है, विदेश से पैसा आ रहा है, क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंश्योरेंस वगैरह करवा रहे हैं, तो उस केस में 2 लाख पर ट्रांजैक्शन होता है। इसके अलावा
5 लाख पर ट्रांजैक्शन की भी लिमिट मिलती है, लेकिन वो किस केस में है, अगर आप IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को परचेज करना चाहते हैं थ्रू RBI डायरेक्ट स्कीम के थ्रू, RDS, RBI की रिटेल डायरेक्ट स्कीम के थ्रू अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करना चाहते हैं, तो उस केस में UPI की लिमिट 5 लाख पर ट्रांजेक्शन हो जाती है। तो हमने ये बात समझी कि नॉर्मली जो है जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए है पूरे पर ट्रांजेक्शन, 1 लाख, पूरे दिन की भी 1 लाख है। लेकिन अगर आप जो है क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंश्योरेंस में पेमेंट कर रहे हैं, या जो है फॉरेन से आपको रेमिटेंस आ रहा है, तो उस केस में UPI की पर ट्रांजेक्शन लिमिट 2 लाख रुपए हो जाती है। और अगर आप जो है IPO में परचेजिंग वगैरह करना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में परचेज करना चाहते हैं, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करना चाहते हैं, तो पर ट्रांजेक्शन लिमिट UPI की ही बढ़ करके 5 लाख पर ट्रांजेक्शन हो जाती है। ठीक है, तो इसी पर फ्रेंड्स जो है हमारा UPI का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। अब हम बात करेंगे भीम की, भारत इंटरफेस फॉर मनी। देखिए, अब UPI क्या होता है और भीम क्या होता है, सबसे बड़ा डिफरेंस तो आपके दिमाग में यही चलेगा, तो इसको सिंपलेस्ट में समझिए। UPI एक तरीके से समझ लीजिए टेक्नोलॉजी है। क्या है फ्रेंड्स? टेक्नोलॉजी है। UPI क्या है? टेक्नोलॉजी है। और जो आपका जैसे गूगल पे है, ये क्या है? ऐप है। फ़ोन पे है, ये क्या है? ऐप है। उसी तरीके से भीम क्या है? एक ऐप है। ओके, बस भीम क्यों हम अलग से पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसको NPCI ने डेवलप किया हुआ है। NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या यूँ कह दीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है भीम, इसलिए हम UPI में ही, मतलब कहने का UPI एक तरीके से हम समझे तो UPI एक ब्रॉडर टर्म है। ये UPI है, गूगल पे, फ़ोन पे, अपना भीम है ना, फ़ोन पे, ये सारे जो है, या अमेजन पे, ये सारे इसके सब पार्ट होते हैं। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो भीम जो है क्या है, बस चूंकि NPCI ने डेवलप किया हुआ है इसलिए हम स्पेशली इसके बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब हम अगर कहें तो ऐसे हमें गूगल पे के बारे में भी अलग से पढ़ा जा सकता है, फ़ोन पे के बारे में भी अलग से पढ़ा जा सकता है, पेटीएम के जो UPI फीचर उसके बारे में भी अलग से पढ़ा जा सकता है, लेकिन चूंकि ये गवर्नमेंट का है तो इसलिए इसको अलग से पढ़ लेना नेसेसरी हो जाता है। भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, तो भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो UPI पहले टेक्नोलॉजी लेकर के आई गवर्नमेंट, एंड आफ्टर दैट या NPCI लेकर आया, और उसके बाद में उन्होंने अपना खुद का एक ऐप पेश किया जिसका नाम है भीम। काफ़ी अच्छा ऐप है तो गवर्नमेंट का ऐप, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा ऐप है, अपने आप में बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम इज एन ऐप दैट लेट्स यू मेक सिंपल इजी क्विक पेमेंट ट्रांजेक्शन यूजिंग UPI, है ना। तो UPI टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का यूज करते हुए आप जो है इजीली पेमेंट कर सकें, इसके लिए एक ऐप बनाया है NPCI ने जिसका नाम है भीम। भीम का फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी। You can make instant bank to bank payment and pay and collect money using mobile number or virtual payment address। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में पेमेंट कर सकते हैं, या पेमेंट कर सकते हैं, पैसा कलेक्ट कर सकते हैं मोबाइल नंबर का यूज करके। पे करने का मतलब होता है आपने किसी को पैसे पे किए हैं। कलेक्ट मनी का मतलब होता है आपने एक रिक्वेस्ट अपने दोस्त को भेजी कि मुझे 5,000 रुपये दे दो, फिर वो क्या करेगा, 5,000 रुपये आपका अगर वेरीफाई कर देगा तो 5,000 रुपये आपको आ जाते हैं, तो ये कलेक्ट करना कहलाता है। ठीक है, इसके थ्रू फ्रॉड भी बहुत होते हैं। कैसे होते हैं फ्रॉड? मान लीजिए मैंने कोई मोबाइल नंबर पकड़ा और उस पर एक 5,000 रुपये की रिक्वेस्ट बना दी। ठीक है, अब मान लीजिए पर्सन जो है उसने जैसे ही भीम ऐप खोला उसको तुरंत ही आएगा कि आपसे 5,000 रुपये किसी ने मांगे हैं। वो कई बार ये बात डाउट हो जाती है, जो थोड़ा कम समझदार लोग होते हैं या जो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको ये नहीं समझ आता कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। वो तुरंत ही उसमें जा करके अपना UPI पिन डालते हैं, आफ्टर दैट वो 5,000 रुपये डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये मतलब कलेक्ट रिक्वेस्ट में थोड़ा सा फ्रॉड भी होता है। ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं हम वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के थ्रू या मोबाइल नंबर के थ्रू आप पैसा ले सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। भीम एप्लीकेशन इज ए UPI बेस्ड ऐप एंड इट इज होस्टेड बाय NPCI इटसेल्फ। मैंने आपको बता दिया कि भीम एप्लीकेशन क्या है, एक ऐप है, UPI पर आधारित है और इसे NPCI ने खुद ही डेवलप किया हुआ है, होस्ट किया हुआ है। हियर इंस्टेड ऑफ पुटिंग मनी इन वॉलेट द ऐप अलाउड टू लिंक बैंक अकाउंट एंड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ऑफ द पर्सन डाउनलोडिंग द ऐप। तो यहाँ पर वॉलेट का कॉन्सेप्ट नहीं यूज होता है, बल्कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसी को सीधे लिंक कर दिया जाता है। यहाँ तक कि आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को भी जो है भीम से लिंक किया जा सकता है, सो दैट यू वन कैन पे फ्रॉम अकाउंट और कार्ड स्टेट पे। तो मतलब आपको वॉलेट से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, सीधे जो है कार्ड से अकाउंट से पेमेंट किया जा सकता है। वन कैन डाउनलोड भीम ऐप एंड यूज, कोई भी भीम ऐप को डाउनलोड कर सकता है और उसे यूज कर सकता है। ये बहुत पॉपुलर है एक्चुअली। नाउ अदर ऐप्स लाइक एस्टॉयल मोस्ट पॉपुलर पेटीएम हैव लिंक टू इट ऑफरिंग भीम एज एन ऑप्शन।
सो बोथ पॉसिबिलिटीज, मतलब कहने का ये है कि काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी मशहूर जो ऐप था एक समय पे। अभी तो करंटली पेटीएम उतना नहीं रह गया, गूगल पे और फ़ोन पे ज़्यादा चल गए हैं, पर एक समय पे जब पेटीएम था तो वो काफ़ी मशहूर था, तो उसने भी जो है भीम को लिंक कर रखा था अपने अपने मतलब जो है प्लेटफॉर्म पर ही भीम को लिंक कर रखा था। ठीक है, तो ये मतलब कॉमन सी बातें हो रही हैं फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको समझाया कि भीम क्यों हम स्टडी कर रहे हैं, वो है कि मतलब ये यूपीआई पर आधारित होता है और ये एक ऐप है। जैसे गूगल पे, फ़ोन पे ऐप होते हैं, वैसे ये भी एक ऐप है। फिर हम भीम के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसे एनपीसीआई ने खुद ही डेवलप कर रखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है। ठीक है, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम का फुल फॉर्म होता है। ये एक ऐप है जो कि आपको पेमेंट आसानी से करने देता है और ये यूपीआई का यूज करता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का यूज करके आपको अलाउ करता है। ठीक है, इसमें मोबाइल नंबर का यूज करके या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस वीपीआई है, वीपीए ना, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का यूज करके, जिसे यूपीआई आईडी भी कहते हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, भीम जो है एप्लीकेशन है, एक ऐप है जिसे जो कि यूपीआई पर आधारित है और इसे एनपीसीआई ने खुद ही बना रखा है, होस्ट कर रखा है। इसमें बैंक अकाउंट को आपके भीम से सीधे लिंक कर दिया जाता है, यहाँ तक कि आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को भी जो है ऐप से लिंक कर सकते हैं, भीम से लिंक कर सकते हैं, और आपसे पेमेंट जब करेंगे तो पैसा सीधे आपके खाते से या आपके कार्ड से डिडक्ट होता है। ये काफ़ी पॉपुलर ऐप है और पेटीएम ने इसको अपने मतलब काफ़ी सारे पेटीएम, अमेजन पे, इन सब ने जो है भीम अभी यूपीआई के फीचर को या भीम के फीचर को इनकलकेट या ऐड कर रखा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ फीचर्स की भीम की। इसको फ्रेंड्स जो है ध्यान रखने की उतना ज़रूरत नहीं है, हम बस केवल एक हल्का ओवरव्यू लेंगे क्योंकि लगभग आपको आइडिया है, पता है, याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा। सेंड मनी, अब इसमें क्या पढ़ना है भाई, सिंपल सी बात है कि आप वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का यूज करके, मोबाइल नंबर का यूज करके, क्यूआर कोड का यूज करके, अकाउंट नंबर एफएससी कोड का यूज करके पैसा भेज सकते हैं। रिक्वेस्ट मनी, पैसा मंगवा सकते हैं, है ना। तो इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, हेडिंग ध्यान रखिए, मैं हल्का हल्का एक्सप्लेन करता चलता हूँ। ठीक है, तो सेंड मनी, आप पैसे भेज सकते हैं भीम का यूज करके। किन तरीकों से भेज सकते हैं? अकाउंट नंबर एफएससी कोड से, क्यूआर कोड से, है ना, यूपीआई आईडी का यूज करके, या जिसे वर्चुअल पेमेंट एड्रेस कहते हैं उससे भेज सकते हैं। रिक्वेस्ट भी मनी कर सकते हैं। Collect money by entering virtual payment address. Additionally, through Bheem app, one can also transfer money using mobile number, है ना। मोबाइल नंबर शुड बी रजिस्टर्ड विद द भीम आर *99# एंड अकाउंट शुड बी लिंक। तो मतलब कहने का आप पैसा भेज भी सकते हैं, पैसा मंगवा भी सकते हैं। स्कैन करें और पे कर दें, क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और पेमेंट कर देंगे, ये भी पॉसिबल है। ट्रांजेक्शन्स, आप जो है अपनी ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। और पेंडिंग यूपीआई कलेक्शन अगर रिक्वेस्ट है, कोई अगर आपके पास में किसी ने भेजा हुआ है, पैसे मांगे हैं और आपने नहीं दिए हैं, वो अगर पेंडिंग है तो वो भी आपको दिखाएगा। ठीक है, अगर कोई ट्रांजैक्शन में डिस्प्यूट होता है, ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाती है, तो आप जो है इशू को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। प्रोफाइल में जा करके, अपने प्रोफाइल में भीम में जा करके स्टैटिक क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। ओके, और उसको यूज करके आप किसी को भी जो है व्हाट्सएप पे, ईमेल पे भेज सकते हैं, ताकि वो जो है क्यूआर कोड को देख करके पेमेंट कर सके या स्कैन करके पेमेंट कर सके। बैंक अकाउंट, मल्टीपल बैंक अकाउंट यूज कर सकते हैं। स्विच बिटवीन मल्टीपल बैंक अकाउंट, लिंक विद द भीम ऐप, यू कैन सेट और चेंज योर यूपीआई पिन, चेक योर बैलेंस। तो आप अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, पिन भी रीसेट कर सकते हैं। ओके, और जो है मल्टीपल बैंक अकाउंट, मान लीजिए 3 बैंक अकाउंट है तो उसमें से आपको डिफ़ॉल्ट अकाउंट भी सेट करने का कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड। मान लीजिए 1, 2, 3 अकाउंट है आपके पास में, तो आप किसी समय पर कौन से पेमेंट खाते में पैसा लेना या देना चाहते हैं उसको डिसाइड करते हैं। मान लीजिए मैंने अकाउंट नंबर 2 को डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया, तो जो पैसा आएगा, भले ही मेरे मेरे भीम ऐप में 3 अकाउंट हैं, लेकिन जो पैसा कोई भी भेजेगा मेरी यूपीआई आईडी पर या मेरे मोबाइल नंबर पर, वो खाते नंबर 2 में जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने खाता नंबर 2 को डिफ़ॉल्ट सेट कर रखा है। इसी तरीके से जब मैं पेमेंट करने लगूंगा तो मैं इन तीनों में से कोई भी चूज कर सकता हूँ मुझे किससे पैसे भेजने हैं। लैंग्वेज की बात करें तो करंटली 20 लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। करंटली भीम 20 लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान करके चलेंगे कि करंटली भीम कितने लैंग्वेज में अवेलेबल है फ्रेंड्स। तो करंटली भीम 20 लैंग्वेज में अवेलेबल है। लैंग्वेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर चीज़ें इसमें से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये, लेकिन ये याद रखिएगा कि 20 लैंग्वेज में अवेलेबल है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितनी लैंग्वेज में भीम अवेलेबल है? 20 लैंग्वेज में। अगर आपको कोई जो है मतलब इलिसिट इलीगल सोर्सेज से रिक्वेस्ट भेज रहा है पैसे कलेक्ट करने की, तो आप उसको ब्लॉक भी मार सकते हैं। इसकी भी फैसिलिटी, ब्लॉक यूजर की भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है किसमें? भीम में। प्राइवेसी की बात करें, अलाउ अ यूजर टू डिसेबल और इनेबल मोबाइल नंबर @UPI इन प्रोफाइल, है ना। जो आपकी डिफ़ॉल्ट यूपीआई आईडी बनती है फ्रेंड, जो आपकी डिफ़ॉल्ट वर्चुअल आईडी बनती है, वो आपका मोबाइल नंबर @UPI बनती है। किसमें? भीम में। अगर भीम में मान लीजिए आपने मोबाइल नंबर डाला 9494, है ना, मेरा नंबर जो है 7878, है ना,
82। अगर ये मेरा मोबाइल नंबर है तो जो मेरी डिफ़ॉल्ट यूपीआई आईडी बनेगी वो 9494788882 बनेगी फ्रेंड्स। ओके, जो भी आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर हो उसी में @UPI सफिक्स कर दीजिए, जोड़ दीजिए, पीछे लगा दीजिए, तो वही आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जो है यूपीआई आईडी बन जाती है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसे डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन तभी कर सकेंगे जब आपके पास में 2 यूपीआई आईडी हों, सेकेंडरी यूपीआई आईडी होगी। यानी अगर आपके पास 2 यूपीआई आईडी हैं, प्राइमरी आपकी ब्लॉक की जा सकती है, इनेबल डिसेबल की जा सकती है, अगर सेकेंडरी अवेलेबल है तो। ध्यान रखेंगे कि अगर आपने कोई यूपीआई आईडी अगर डिसेबल कर दी तो उसका क्यूआर भी डिसेबल हो जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपने यूपीआई आईडी अपनी डिसेबल कर दी है तो उससे जुड़ा हुआ क्यूआर कोड भी डिसेबल हो जाता है, कोई भी पेमेंट नहीं कर सकेगा। स्कैन क्यूआर कोड को, स्टिकर को ऐड स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई वो नई चीज़ नहीं है। आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर किया सकता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में अभी हमने देखा था कि यूपीआई की लिमिट जो है 5 लाख रुपए हो जाती है। अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करनी है तो उसकी लिमिट 5 लाख रुपए हो जाती है। तो आईपीओ में अगर आप भीम से यूज करना चाहते हैं, आईपीओ में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग परचेज करना चाहते हैं तो भीम को यूज करके आप वो काम कर सकते हैं। आप भीम का यूज करके अपने बिल का पेमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दीजिए, है ना। उसके बाद में वाटर सप्लाई का बिल पे कर दीजिए, इंटरनेट चार्जेस का बिल पे कर दीजिए, वाईफाई का बिल पे कर दीजिए, अपने मोबाइल का बिल, पोस्टपेड बिल पे कर दीजिए। तो ये सारे बिल पेमेंट भी जो है भीम को यूज करके किए जा सकते हैं। यूपीआई ऑटो पे, अगर अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल या मोबाइल का बिल है, ईएमआई पेमेंट्स है, ओटीटी का सब्सक्रिप्शन है, म्यूचुअल फंड है, ये सब चीज़ों में अगर आपको लगातार पैसे देने हैं, जैसे मान लीजिए म्यूचुअल फंड में आप हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आप चाहें तो यूपीआई में ऑटो पे का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हर महीने आपके खाते से 1000 रुपये डिडक्ट होता जाएगा। तो ये भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ध्यान रखेंगे जैसे यूपीआई सिर्फ एंड्रॉयड और आईफोन पर अवेलेबल है, उसी तरीके से भीम ऐप भी सिर्फ एंड्रॉयड और iOS में ही अवेलेबल है। ठीक है, तो ये बात होगी फ्रेंड। देखिए हमने काफ़ी सारी डिटेल पढ़ी, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात नहीं है। आप पैसा सिंपल लैंग्वेज में समझिए, भीम में क्या क्या फीचर हैं। आप पैसा भेज सकते हैं, आप पैसा रिसीव कर सकते हैं। ओके, आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं क्यूआर कोड के थ्रू। आप अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन फेल हो गई है तो आप उसका कंसर्न भी रिपोर्ट कर सकते हैं, इशू रेज कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल में जा करके अपना क्यूआर कोड देख सकते हैं, आपका पेमेंट एड्रेस क्या है, कौन सा अकाउंट डिफ़ॉल्ट है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बैंक अकाउंट, मल्टीपल बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, आप उनमें से किसी को डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, अपना बैंक बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। लैंग्वेज ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कितनी लैंग्वेज में भीम अवेलेबल है, तो 20 लैंग्वेज में करंटली भीम अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद में अगर कोई यूज़र आपको इल्लीसिट तरीके से जो है मैसेज भेज रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, ये भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। प्राइवेसी के लिए आप अपने जो वर्चुअल आईडी है ना, मोबाइल नंबर @UPI, उसको डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं, लेकिन तभी कर पाएंगे जब सेकेंडरी यूपीआई आईडी हो, यानी एक समय पर एक यूपीआई आईडी चलना जरूरी होता है। और ध्यान रखेंगे अगर मान लीजिए आपने अपनी यूपीआई आईडी को डिसेबल कर दिया तो उससे जुड़ा हुआ जो क्यूआर कोड है वो भी डिसेबल हो जाता है। आप स्कैन एंड पे कर सकते हैं, स्कैन करिए और पेमेंट कर दीजिए। आईपीओ में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आईपीओ क्या होता है फ्रेंड, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे पेटीएम के नए नए शेयर आए तो उसे आईपीओ बोलते हैं। ओके, तो या अभी नायका के शेयर आए थे, आईआरसीटीसी के कुछ दिन पहले आए थे। तो इस तरीके जो इनिशियली पहली बार कंपनी पब्लिक जाती है, शेयर मार्केट में अपने आप को लिस्टेड करवाती है, तो वो जो शेयर बेचती है उसे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। ठीक है, आप बिल पेमेंट कर सकते हैं भीम ऐप का यूज करके। ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी कर रहे हैं, आई थिंक हम में से ज़्यादातर लोग जो है यूपीआई का यूज करते हैं। यूपीआई ऑटो पे, आपको अगर अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल हर महीने पे करना है ना, या फिर ईएमआई पे करनी है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक की जा सकती हैं यूपीआई का यूज करके। भीम ऐप जो है वो आपका अभी एंड्रॉयड में और आईफोन में अवेलेबल है, 2 ही जगहों पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर भी लिमिट की बात करें फ्रेंड्स तो भीम की भी लिमिट सेम हो गई है, पहले 40,000 थी, करंट टाइम पे सेम है। 1 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन है, 1 लाख रुपए पर डे है, मैक्सिमम 1 लाख रुपए पर डे है, मैक्सिमम 1 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन है। यानी अगर हम कहें तो यूपीआई की जो लिमिट है वही भीम की भी लिमिट हो जाती है यहाँ पर, जो मैंने आपको 1 लाख रुपए वाली बताई थी। ठीक है, उसके बाद में दिस लिमिट इज अवेलेबल पर बैंक अकाउंट लिंक्ड ऑन भीम। तो पर बैंक अकाउंट के हिसाब से ही मैंने ये बात आपको यूपीआई में समझाई थी कि अगर आपके पास 3 अकाउंट हैं तो हर एक अकाउंट पर ये लिमिट लागू होती है 1 लाख रुपए की। तो 1 लाख इससे भेजिए, 1 लाख इससे भेजिए, 1 लाख इससे भेजिए, दिन भर में 3 लाख भेज सकेंगे अगर 3 अकाउंट हैं तो। ठीक है, व्हाट इज बीपीए, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस क्या होता है? अ वर्चुअल पेमेंट एड्रेस इज अ यूनिक आइडेंटिफायर व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेंड और रिसीव मनी ऑन यूपीआई। थिंक इट एज ए email ID which you can use to
ट्रांसफ़र मनी। तो मतलब वर्चुअल पेमेंट एड्रेस आपका एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो आपको पहचानता है। इसके थ्रू आप पैसा भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि इसे ईमेल आईडी मानिए, जैसे एक ईमेल आईडी पर्टिकुलर ईमेल आईडी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ही मेल भेजती है, उसी तरीके से ये जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है बीपीए, वो आपको एक ईमेल आईडी जैसा ही है, बस इस पर पैसे भेजे जा सकते हैं। ठीक है। हाउ मैनी बीपीएज कैन बी एडेड टू द भीम। तो कितने वर्चुअल पेमेंट एड्रेस आप ऐड कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा भीम अलाउ आपको 2 बीपीए करता है, थोड़ा सा जरूरी है ये बात ध्यान रखना। बीपीए कितने कितने जो है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस आप कर सकते हैं, 2 वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यूज कर सकते हैं, जिनमें से पहला जो होता है उसे डिफॉल्ट वर्चुअल पेमेंट एड्रेस कहते हैं। वो क्या होता है, मोबाइल नंबर @UPI। जो भी आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो यहाँ लिखिए और उसमें @UPI लगा दीजिए। जो भी आपका मोबाइल नंबर है 10 डिजिट का उसे यहाँ लिखिए, @UPI लगा दीजिए। तो वो आपकी भीम की बाय डिफ़ॉल्ट यूपीआई आईडी होती है पहली, और दूसरी आप जो है माई प्रोफाइल में जाकर के खुद सेट कर सकते हैं। तो कितने वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होते हैं भीम में फ्रेंड्स, 2 बीपीए अलाउ होते हैं। अगला सवाल है कि क्या हम भीम को आउटसाइड इंडिया यूज कर सकते हैं, तो वह हाँ यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज भीम आउटसाइड इंडिया टू सेंड एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम योर लोकल अकाउंट। ठीक है, तो आप अपने लोकल अकाउंट से अगर जो है पैसा भेजना या रिसीव करना चाहते हैं तो भीम को भारत के बाहर, मतलब जैसे मैं भीम ऐप डाउनलोडेड है और मैं अमेरिका चला जाता हूँ तो भी मैं वहाँ पर यूज कर सकूँगा। प्लीज़ नोट दैट एनआरई अकाउंट कैन ओनली बी यूज्ड एज पर बैंक गाइडलाइन। अब वहाँ पर हो सकता है आप विदेश में बसे हैं, तो आपने यहाँ इंडिया में एनआरई या एनआरआई अकाउंट अगर ओपन करवा रखा है तो उसको एज पर बैंक की पॉलिसी ही यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो भीम को क्या विदेशों में आउटसाइड इंडिया यूज कर सकते हैं, तो यस इट इज़ पॉसिबल कि भीम को आउटसाइड इंडिया यूज किया जा सके। उसके बाद में कितने बीपीए अलाउ हैं भीम पे, तो फ्रेंड्स जो है बीपीए 2 अलाउ हैं भीम में, 2 वर्चुअल पेमेंट एड्रेस अलाउ होते हैं। ठीक है, उसके बाद में बीपीए क्या होता है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। फुल फॉर्म याद रखेंगे बीपीए का, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। भीम के लिमिट की बात करें तो पर ट्रांजेक्शन की लिमिट 1 लाख है, पर डे की लिमिट जो है 1 लाख है। हर एक अकाउंट की बात कर रहे हैं, एक अकाउंट में एक दिन में 1 लाख रुपए भेज सकते हैं। अगर आपके भीम में 2 अकाउंट हैं तो हर एक अकाउंट में मैक्सिमम 1 लाख भेजा सकता है, तो दिन भर में 2 लाख भेजे जा सकते हैं। और ये सारे फीचर की बात हमने पहले ही कर ली थी। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा यूपीआई, यहाँ पर एंड हो गया। लगभग सारे अच्छे क्वेश्चन जो थे वो कवर कर दिए हैं, और भीम भी मैंने आपको यहाँ पर कवर कर दिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।